Hi, all of you. Again, welcome to this session of editorial discussion. The Hindu का editorial आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. टाइटल उसका है लुक बैक एंड रिलीफ ऑन द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस. प्रवासी मजदूरों की जो समस्या भारत में हुई थी, जो संकट उस पर आया था कोरोना लॉकडाउन के दौरान, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, थोड़ी राहत मिली है उन लोगों को. उसी पर बेस्ड आज का ये एडिटोरियल है. एडिटोरियल के में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, ये वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके कन्वीनियंस के लिए उसको पैरा वाइज अलग अलग कॉलम में लिखा गया है. फर्स्ट पैरा में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, जो शायद जानना ज़रूरी है, वो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा गया है, और सेकंड पैराग्राफ में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे वो दूसरे कॉलम में आपके सामने है. आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, तब एडिटोरियल को पढ़कर समझने में डेफिनेटली आसानी होगी. तो इसमें पहला वर्ड है शेड्यूल्ड. शेड्यूल मीन्स होता है निर्धारित. जैसे अगर आपका कोई कार्यक्रम निर्धारित है तो आप बोल सकते हैं कि मेरा ये प्रोग्राम शेड्यूल्ड है. सेकेंड वर्ड है वायलेट. वायलेट मीन्स होता है उल्लंघन करना. जैसे उसने ट्रैफिक रूल को वायलेट किया, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं. उल्लंघन करने के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वायलेट. फिर एक वर्ड है इम्पोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में भी आता है. इम्पोज शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा, इधर लिख देता हूँ. इम्पोज मीन्स होता है किसी चीज़ को लादना या थोपना. जैसे लॉकडाउन, नोबडी वांट्स टू गो अंडर लॉकडाउन, तो सरकार ने क्या किया, लॉकडाउन हम लोगों पे इम्पोज कर दिया. उसी तरह से टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन अस, हम लोगों पर ये लादा या थोपा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिवियलिटी. ये एक बहुत ही अनकॉमन वर्ड है, ट्रिवियल से बना हुआ वर्ड है. ट्रिवियल मीन्स होता है अनइम्पॉर्टेंट या तुच्छ, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो उसी से बना हुआ वर्ड है ट्रिवियलिटी. मीन्स महत्वहीनता. महत्वहीनता के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रिवियलिटी. जैसे दिस इशू इज ट्रिवियल, दिस इशू इज अनइम्पॉर्टेंट, और उसी का नाउन है ट्रिवियलिटी. फिर दो वर्ड एक जगह पे यूज किए गए हैं, डेस्परेशन एंड डिस्पेयर. डेस्परेशन मीन्स होता है व्यग्रता या उतावलापन. सपोज कोई स्टूडेंट है जो 5-6 एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट नहीं आया, तो ही विल बिकम डेस्परेट टू गेट द रिजल्ट. तो डेस्परेशन के लिए हिंदी वर्ड हम लोग लिख सकते हैं व्यग्रता या उतावलापन. उतावलापन. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर. डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा. डिसअपॉइंटमेंट के लिए दूसरा वर्ड है डिस्पेयर. फिर एक वर्ड यहाँ पे है लिंगर. लिंगर मीन्स किसी चीज़ को लंबा खींचना. जैसे लॉकडाउन 21 दिन के लिए शुरू हुआ, लेकिन फिर फर्दर ये लिंगर हुआ. बढ़ाते रहने के लिए या आगे जारी रखने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लिंगर. लिंगर मीन्स बढ़ाना. नेक्स्ट वर्ड इज अनप्रेसिडेंटेड. ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जाता है. इट नीड्स एलेबोरेशन. अनप्रेसिडेंटेड के लिए एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है अप्रत्याशित. आपका क्वेश्चन होगा कि इंग्लिश वर्ड तो समझने में दिक्कत थी सर, आपने हिंदी वर्ड भी ऐसा लिख दिया कि इसको भी एक्सप्लेन करके बताइए. तो अप्रत्याशित वैसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसके घटित होने के बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते. वैसे वर्ड के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, और जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अनप्रेसिडेंटेड. जैसे लॉकडाउन जो फेस किया हम लोगों ने, वो अप्रत्याशित था. इसके बारे में हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी. इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड और अनएक्सपेक्टेड. नेक्स्ट वर्ड इज एमेलियोरेट. एमेलियोरेट मीन्स होता है सुधार लाना. जैसे सरकार अपने तरफ से पूरी कोशिश करती है कि द कंडीशन ऑफ द पुअर शुड बी एमेलियोरेटेड, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज माइरियड. माइरियड मीन्स होता है अनगिनत. असंख्य के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं माइरियड. जैसे इंडिया
अनेकों के लिए भी वर्ड यूज किया जाता है माइरियड, जैसे इंडिया इज ए नेशन ऑफ माइरियड कल्चर और वैरिड कल्चर, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। कंसर्न का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है चिंता, यहाँ पे चिंता के सेंस में यूज किया गया है, और कभी कभी हम लोग इसको संबंध के लिए भी यूज करते हैं, जैसे आई हैव नो कंसर्न विद यू, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है, वहाँ पर भी इस वर्ड को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है पीड़ा या दर्द के लिए हम लोग, दुख के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रिबुलेशन। तो ये इतने वर्ड्स थे जो पैराग्राफ 1 में आपको मिलेंगे और जिनका मीनिंग जानना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है ये सारे मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप फिर से स्क्रीन पे देख लीजिए, अपने कॉपी में अगर चाहें तो इसके मीनिंग को लिख लीजिए, क्योंकि यही वर्ड्स एग्ज़ाम में फिर रिपीट होंगे, एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ वी कम टू दिस साइड, सेकेंड कॉलम में हम लोग आते हैं, जिसमें कि सेकेंड पैराग्राफ से लिए गए वर्ड्स हैं। इसमें पहला वर्ड है चेस्टेन। चेस्टेन मीन्स होता है निंदा करना। क्वेश्चन होगा कि सर निंदा करने के लिए तो वर्ड हम लोग क्रिटिसाइज जानते हैं, वेयर शुड वी यूज दिस वर्ड चेस्टेन? तो ये उस समय यूज किया जाता है कि सपोज कोई आदमी है जिससे आपकी जिसके मेरिट पर आपको बहुत भरोसा है, बट वो उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, देन पीपल विल चेस्टन हिम, दैट इन दैट सेंस वी यूज द वर्ड चेस्टन। नेक्स्ट वर्ड इज रिडीम। रिडीम मीन्स होता है पुनः प्राप्त कर लेना, पुनः प्राप्त करना। इसको भी एग्जाम्पल से एलेबरेट करता हूँ। मान लीजिए आपने शेयर खरीदे हैं, शेयर में आपका पैसा लगा है और आप चाहते हैं कि फिर पैसा आपको वापस मिल जाए, देन यू विल रिडीम योर शेयर्स। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिडीम। तो कभी कभी इज्जत भी रिडीम की जाती है, किसी की प्रतिष्ठा अगर खो गई है तो ही विल पुट इन ऑल एफर्ट्स टू रिडीम हिज लॉस्ट प्रेस्टीज, तो वहाँ पर भी हम लोग इसी वर्ड को यूज करेंगे। कॉम्प्रहेंसिव एक वर्ड है, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, व्यापक या समग्र। मीन्स कंप्लीट के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्रहेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू टेक अप ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन you are required to do comprehensive preparation for that। उसके लिए आपकी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज एफिडेविट। ये लीगल टर्म है। एफिडेविट मीन्स होता है हलफनामा। हलफनामा मीन्स दिस इज ए स्टेटमेंट जहाँ पे यू वाउच फॉर द ट्रूथ, जहाँ पे आप सारी सच्चाई को सामने रखते हैं और ये शपथ लेते हैं कि मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो सब सही है। तो एफिडेविट इज दैट फॉर्म ऑफ ए लीगल स्टेटमेंट। देन वी कम टू फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मीन्स होता है किसी चीज को सुगम बनाना, सुगम बनाना या आसान बनाना। उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं फैसिलिटेट। इसको मैं अभी यूज करके बताता हूँ। जैसे वर्ड मीनिंग का डिस्कशन एडिटोरियल के पहले आपके साथ मैं कर रहा हूँ। द बेसिक पर्पस बिहाइंड दिस डिस्कशन इज टू फैसिलिटेट योर रीडिंग ऑफ द एडिटोरियल। एडिटोरियल जब आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए आसान होगा, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं फैसिलिटेट। एक और वर्ड होता है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट मीन्स होता है अभिनंदन करना। दोनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं बट मीनिंग वाइज दे आर डिफरेंट। फेलिसिटेट मीन्स होता है अभिनंदन करना। सपोज इंडियन टीम जब जीत कर वापस आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस टीम को फेलिसिटेट करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनएडिक्वेसी। ये नाउन है। इनएडिक्वेट वर्ड आप जानते होंगे, अपर्याप्त। अपर्याप्तता के लिए वर्ड है इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता। नेक्स्ट वर्ड इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स कमी, पॉजिटिव ऑफ टाइम, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। शॉर्टेज के लिए दूसरा वर्ड है पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स होता है गंतव्य। गंतव्य, गंतव्य किसको कहते हैं, द प्लेस वेयर यू वांट टू रीच, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन। सपोज कोई आदमी दिल्ली से चलता है और उसको पटना आना है, तो हम कहेंगे कि हिज डेस्टिनेशन इज पटना। तो डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य। नेक्स्ट वर्ड इज इंटरवेंशन।
इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप। जब कोई क्राइसिस ज़्यादा गहरी हो जाती है तो वी एक्सपेक्ट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व द क्राइसिस, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और लास्ट वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एक इंट्रोस्पेक्शन। ये इंट्रोस्पेक्ट से बना है, इसका वर्ब है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर झांक कर देखना, अंतर अवलोकन करना। तो अंतरावलोकन के लिए वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। यहाँ पे लिख देता हूं अंतरावलोकन। अंतरावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन। So these are some 22-24 वर्ड्स जो कि इस एडिटोरियल में आपको देखने को मिलेंगे। आपके लिए इसको डिटेल में डिस्कस किया गया है, जहाँ भी ज़रूरत थी एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, सो दैट आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो एंड यू कैन फ्रीली यूज दिस वर्ड्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल टाइटल लुक बैक इन रिलीफ। ये जो एडिटोरियल है प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड है और टाइटल दिया गया है कि पीछे मुड़कर देखिए कि क्या राहत हुई है। कहा गया है इस एडिटोरियल में कि अंतर्राज्यीय श्रमिकों की जो समस्या थी, एक राज्य के मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाकर काम करते थे, उसके लिए जो सबसे ख़राब फेज़ था, सबसे ख़राब जो टाइम पीरियड था, वो अब ख़त्म हो गया है। बहुत से लोग, बहुत से मज़दूर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। बहुतों को श्रमिक ट्रेन में जो कि चलने के लिए तैयार हैं, उनमें उनकी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अब जहां थे वहीं रुकना चाहते हैं, क्योंकि अनलॉक वाला फेज़ शुरू हो गया है। जो लॉकडाउन था वो ख़त्म हो गया है। आर्थिक गतिविधियां और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो फैक्ट्रीज़ थी वो सब वापस अपने काम को शुरू करने के मोड में आ चुकी हैं। तो इसीलिए ये मज़दूर अब घर लौटना नहीं चाहते। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की थी और सरकार को ये निर्देश दिया था कि इन 15 दिनों के अंदर में इनके घर वापसी की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाए। साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया था कि लॉकडाउन के जो कानून थे उसके उल्लंघन के लिए जिन लोगों पे, जिन मज़दूरों पर केस चलाए गए थे, वो सारे केस ड्रॉप हो जाने चाहिए। क्योंकि ये जो लॉकडाउन था ये अचानक लगा दिया गया था और लोगों को व्यवस्था करने का मौका नहीं मिला था। और अगर इस कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, इनके अगेंस्ट में जो केस है उसको लंबित रखा जाता है, तो ये एक महत्वहीन प्रक्रिया होगी और कोर्ट पर इसका दबाव बढ़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो हस्तक्षेप हुआ इस मामले में, वो ऐसा माना जाता है कि ये थोड़ा पहले होना चाहिए था, इसमें विलंब हुई। खैर, फिर भी देर आए दुरुस्त आए और उससे हमारी स्थिति बहुत बेहतर हुई है, स्थिति में सुधार आया है। अगर हम केंद्र सरकार के आंकड़ों की बात करें तो केंद्र सरकार के अधिकारियों का दावा है कि 57.22 लाख प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं, अपने अपने गृह स्थानों को लौट गए हैं उन राज्यों से जहां वो काम करने के लिए आए हुए थे। अगर हम उनके तकलीफ, उनके परेशानियों की बात करें तो लाखों मजदूर 2 महीने तक बहुत ज़्यादा परेशानी में रहे। लेकिन अब उन लोगों ने राहत की सांस ली जब ये विचार उनके मन में आया कि सरकारी अधिकारी और साथ ही साथ कोर्ट भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है उनके रहने सहने की स्थिति में सुधार लाने के लिए। तब उनके मन में तसल्ली हुई। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार आलोचना के घेरे में है, क्योंकि बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई इनके खराब परिस्थिति के बारे में, इनकी जो दुर्दशा लॉकडाउन के अवधि में हुई, लेकिन केंद्र सरकार इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।
केंद्र सरकार के ऐसे रवैये की आलोचना निश्चित रूप से लोगों ने की है। ये था फर्स्ट पैराग्राफ जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। नाउ वी कम टू द सेकंड पैराग्राफ। उसमें लिखा हुआ है, जब खुली आलोचना की गई जुडिशरी की, साथ ही साथ सीनियर वकीलों की या जो न्यायविद हैं उनकी, तब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने की कोशिश की और केंद्र सरकार के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही साथ जो लंबित मामले थे उसको भी निपटाने की कोशिश की गई। इनके जो प्रयास थे उसमें शामिल किया गया कि सभी राज्य सरकारें एक व्यापक, एक समग्र हलफनामा पेश करें कि उन लोगों ने क्या क्या एक्शन लिए। इस प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया, जो प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक वापस लौटाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए उन लोगों ने क्या क्या उपाय किए, और साथ ही साथ जो तुरंत राहत उन लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत थी उसके लिए उन्होंने क्या बंदोबस्त किया, खाने की क्या व्यवस्था की गई, पीने के पानी का क्या इंतज़ाम किया गया उनके ट्रेन जर्नी के दौरान जब वो अपने कार्य स्थान से अपने गृह स्थान को लौट रहे थे। तो और ये पूरा ब्यौरा कोर्ट में सबमिट करना पड़ा राज्य सरकारों को। साथ ही साथ राज्य सरकारों को ये भी निर्देश दिए गए कि जो भी लोग उनके यहाँ वापस लौट कर आते हैं सभी का डेटा प्रॉपर तरीके से, समुचित तरीके से पंजीकृत किया जाए। उन वर्कर्स का नाम, उनका पता, उनके अंदर क्या स्किल है, वो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, किस तरह का रोजगार उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। साथ ही साथ उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा कल्याण और रोजगार की क्या क्या योजनाएं हैं इसके बारे में भी सारा डेटा राज्य सरकार के पास उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी कई समस्याएं बची हुई हैं जिसमें से जो गलतियां राज्य सरकार के द्वारा हुई या अधिकारियों के द्वारा हुई इस संकट से निपटने में, उसमें भी अभी भी कुछ कसर बाकी है। अभी भी जो फैसिलिटीज़ है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मजदूरों को उनको पंजीकृत करने के लिए या उनको पहचानने के लिए, उसमें भी अभी कमी है। साथ ही साथ जो लोग ट्रैवल करना चाहते थे, जो लोग जाना चाहते थे, उनके पास समय से सूचना नहीं मिल पाने की वजह से वो नहीं जा सके। ये थोड़ी कमी रह गई। लोगों को ये सही तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं दिया गया कि ट्रेन की मूवमेंट क्या होगी, कौन सी ट्रेन कब चलेगी, कहाँ से चलेगी। ये जो व्यवस्था थी ट्रेनों से संबंधित, उसमें कमी देखने को मिली। अगर मिला जुला कर देखा जाए तो कोर्ट का देर से किया गया जो हस्तक्षेप था, इसके बारे में अंतर्वलोकन करने की जरूरत है और जो लोग इससे संबंधित हैं वो इसके लिए अपने अंदर या अपने एटीट्यूड में, अपने मनोवृत्ति में जो कमी थी उस पर एक बार अंतर्वलोकन करने की ज़रूरत है कि इस तरह की छोटी मोटी गलती, इस तरह की छोटी मोटी देरी दूसरे लोगों के जीवन में कितनी परेशानियां ला सकती हैं। ये निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। तो ये था एक बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल प्रवासी मजदूरों से रिलेटेड, जिसको मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया। जो इंग्लिश में लिखा हुआ था उसका हिंदी अनुवाद आपके सामने गया। अब अगर आप इस एडिटोरियल को फिर से एक बार पढ़ेंगे तो पूरी उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो अलग से मैंने बोर्ड पर आपकी सुविधा के लिए पहले ही डिस्कस कर दिया है। अब ये एडिटोरियल का जो सेशन होगा वो रोज़ हम ब्रॉडकास्ट करेंगे आपके लिए,
और कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ जो हिंदू में कल प्रकाशित होगा। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।